वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे चैनल में हम आप सबका वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। इससे पहले हमने किंगडम मोनेरा और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को पढ़ा था। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा क्या है और किंगडम प्रोटिस्टा के फीचर्स क्या है और इस किंगडम में कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो वर्ड प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा, दिस वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। तो ये टर्म जो है प्रोटिस्टॉस, ये प्रोटिस्टा, ये एक ग्रीक वर्ड प्रोटिस्टॉस से निकला है। प्रोटिस्टॉस, PROTISTOS, इस टर्म से निकला है ये वर्ड प्रोटिस्टा। और इस प्रोटिस्टास का मीनिंग क्या है? इसका जो मीनिंग है वो है द वेरी फर्स्ट, यानी कि सबसे पहला। इसका वर्ड मीनिंग है। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस किंगडम का ये नाम क्यों रखा गया है। क्योंकि इस किंगडम में ये वो किंगडम है, सबसे पहली वो किंगडम ऐसी है कि जिसमें एक तो हम देखते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोट्स और यूकैरियोटिक। It is the kingdom which includes unicellular and eukaryotic organisms. तो जनरली इसमें जो इंक्लूड किए गए हैं वो ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेल्युलर है। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस में कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इस किंगडम में इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन ओवरऑल जनरली और वी कैन से मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स which we include in this kingdom, they are generally unicellular एंड यूकैरियोटिक। अगर आपने पहला इसका जो टॉपिक पढ़ा होगा किंगडम मोनेरा, तो उसमें हमने कहा था कि किंगडम मोनेरा एक ऐसी किंगडम है जिसमें यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लेकिन ये किंगडम जो है इसमें यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। तो इस लिहाज से ये पहली ऐसी किंगडम है जिसमें हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। Hence, this is called this term protista. It has been derived from the word protistas, which means the very first. So here we see these are the very first organisms or यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो इस किंगडम में सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आप देखते हैं यूकैरियोटिक, वो इसी किंगडम में इंक्लूड किए गए हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसी वजह से इसका ये नाम पड़ा है। अच्छा, अब हम अगर कुछ इस किंगडम के जो फीचर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, तो उनमें आप यही इसका जो पिक्यूलियर कैरेक्टर है, मेन फीचर इस किंगडम का है, वो यही याद रखेंगे कि इस किंगडम में एक तो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेल्युलर और होते हैं यूकैरियोटिक। अब अगर किसी को पता नहीं है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किसे हम बोलते हैं, तो वो याद रखिए यूकैरियोटिक। असल में ये जो यूकैरियोटिक वर्ड भी है ये भी कुछ टर्म से निकल के आता। यूकैरियन, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और जो यूकैरियोटिक टर्म है वो भी दो ग्रीक वर्ड से निकला है। एक तो है यू एंड कैरियन, KARYON। यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो जनरली अगर हम इसी वर्ड मीनिंग के बिना पे हम इसको डिफाइन करेंगे यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो जनरली दे आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच पॉजेस ए वेल डिफाइंड और ट्रू न्यूक्लियस। जिन सेल्स में या जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है या बाकी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अलावा जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल्यूलर और सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो जिन ऑर्गेनिजम्स में वो पाए जाते हैं तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, दैट इज विच कंटेन एट वेल डिफाइंड ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। तो इस किंगडम में ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है जिनमें अपना एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है,
ये कुछ एग्जांपल्स के मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन्स की एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। और इन ऑर्गेन्स में की सेल्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, हेंस वी कॉल देम एज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, तो ये तो रहा इसका मेन फीचर। दूसरा फीचर इनका ये होता है कि इस किंगडम में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए गए हैं दे आर जनरली एक्वेटिक। तो ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम में वो पाए जाते हैं जो कि जिनका हैबिटेट जो है वो पानी है, या जो पानी में रहते हैं, या तो रहेंगे फ्रेश वाटर में या मैरीन वाटर में। मैरीन वाटर होता है मेनली साल्टी वाटर और सी वाटर, तो उसको हम मैरीन वाटर भी बोलते हैं। या इसके अलावा फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, जैसे कि स्ट्रीम्स होते हैं, यानी कि जो पीने लायक जो पानी होता है हमारे लिए। तो जिन वाटर बॉडीज में वो पानी आप देखते हैं तो वो कहलाती हैं फ्रेश वाटर बॉडीज। तो ये ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मैरीन वाटर में भी ये पाए जाते हैं। तो हेंस दे आर जनरली एक्वेटिक। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को जिनका हैबिटेट कहाँ होता है, वाटर, या जो पानी में रहते हैं, या ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि प्रोटिस्टा, जो प्रोटिस्टा होते हैं वो वहाँ उस एरिया में पाए जाते हैं जिस सॉइल के अंदर भी ये हो सकते हैं प्रेजेंट, लेकिन उस सॉइल में जनरली प्रेजेंट होना चाहिए मॉइस्चर, कुछ नमी होनी चाहिए, तो उस सॉइल में भी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो ये तो रही एक और इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या इनका जो हैबिटेट है, तो ये जनरली एक्वेटिक होते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा में, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो कैसे मूवमेंट अगर उनको करनी हो तो मूवमेंट करने के लिए उनमें कौन से फीचर्स होते हैं। तो लोकोमोशन तो होता है, लोकोमोशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ filamentous structures called cilia। सीलिया ही नहीं बल्कि सीलिया के अलावा भी और कुछ स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो मैं आपको कुछ 2-3 एग्जांपल्स देता हूं और उनसे आपको ये समझ में आएगा कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से मूवमेंट शो करते हैं और लोकोमोशन कैसे करते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम में ऐसे हैं वो जब मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट करने के लिए उनमें उनकी बॉडी में होते हैं प्रेजेंट फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, और उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सीलिया। जैसे कि आपको यहाँ पे ये जो डायग्राम यहाँ पे दिख रही है, ये वाली डायग्राम, तो ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसको हम बोलते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम इसकी जो शेप होती है, इसकी जो शक्ल होती है, शक्ल सूरत होती है, ये रिजेंबल करती है जो स्लीपर होता है, जो स्लीपर आप अपने पैरों में पहनते हैं। तो चप्पल जैसा ऐसा एक आपको ये दिख रहा होगा, स्लीपर जैसा जो है इसकी शेप होती है, तो इसको हम बोलते हैं पैरामीशियम। और इस पैरामीशियम में ऐसे बॉडी के बाहर ऐसे होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स और फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स, ऐसे बाहर की तरफ होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सीलिया, CILIA, सीलिया। और इस सीलिया, ये जो सीलिया है ये प्लूरल टर्म है। इसका जो अगर आप सिंगुलर देखेंगे, अगर इसमें से सीलिया में से हम सिर्फ एक को इंक्लूड करेंगे तो उसको हम बोलते हैं सीलियम, CILIUM, सीलियम। तो सीलियम इज सिंगुलर वाइल सीलिया इज इट इज प्लूरल। तो क्योंकि इसकी बॉडी में ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हेयर लाइक और फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं पैरामीशियम में, तो उनको हम बोलते हैं सीलिया। और ये पैरामीशियम इन्हीं सीलिया की मदद से लोकोमोशन करता है। तो ये तो हो गई एक बात। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर इनको लोकोमोशन करनी हो तो या तो ये सीलिया का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में कहा पैरामीशियम। पैरामीशियम के अलावा एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म इस किंगडम में इंक्लूड है, इसको हम बोलते हैं यूग्लिना। यूग्लिना, जो यूग्लिना है ये कैसे मूवमेंट और लोकोमोशन इसमें कैसे होता है, तो इसके लिए इस किंगडम में एक और चीज होती है, एक और स्ट्रक्चर होता है विप लाइक स्ट्रक्चर। विप लाइक स्ट्रक्चर होता है
इसको हम बोलते हैं फ्लैजेला। यहाँ पे आप देखिए एक विप लाइक होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो कोड़ा जैसा होता है, जो कोड़े हम किसी जो प्रिजनर होता है जेल के अंदर, कभी कभी तो हम उसको कोड़े मारे जाते हैं, तो वो जो कोड़ा होता है एक किस्म का विप होता है, तो उसी कोड़े की शक्ल में इसके बॉडी के बाहर से एक स्ट्रक्चर निकल के आता है, इसको हम बोलते हैं फ्लैजेला। तो ये फ्लैजेला भी जो है ये भी एक प्लूरल टर्म है, और इसका जो सिंगुलर है वो है फ्लैजेलम। फ्लैजेलम FLAGELLUM, फ्लैजेलम। क्योंकि इसमें मैंने ये दो दिखाए हैं तो दो को हम बोलेंगे फ्लैजेला। तो यूग्लिना एक अलग ऑर्गेनिज्म है, और इसकी जो मूवमेंट होती है वो एक अलग किस्म के स्ट्रक्चर से होती है, लोकोमोशन, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैजेला। तो यहाँ आपको एक बात समझ में आ गई कि इस किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर लोकोमोशन करनी हो तो या तो वो सीलिया की मदद से करेंगे या फ्लैजेलम की मदद से। और इसके अलावा एक और ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करेंगे, एमीबा, ये जो यहाँ पर है एमीबा, जो एमीबा होता है इसकी बॉडी में होते हैं ऐसे, आपने यहाँ पे आप देखिए जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इसकी बॉडी में ऐसे बाहर की तरफ, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं सीडोपोडिया। स्पेलिंग यहाँ पे है PSEUDOPODIA, यहाँ पे जो P है इसका ये साइलेंट रहता है, तो इसको पढ़ा जाता है सीडोपोडिया। और क्योंकि इसकी बॉडी में भी ये बहुत सारे होते हैं, तो ये सीडोपोडिया भी एक प्लूरल टर्म है, और इसके सिंगुलर है सीडोपोडियम, सीडोपोडियम PODIUM। अगर हम एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की बात करेंगे, इसकी बॉडी में जो होते हैं तो उसको कहेंगे सीडोपोडियम, लेकिन इसकी बॉडी में एक से ज्यादा हो सकते हैं तो उनको हम बोलते हैं सीडोपोडिया। और ये जो एमीबा है ये लोकोमोशन करता है इन्हीं सीडोपोडिया की मदद से। तो हेंस वी कैन से दैट this the organisms in this kingdom they can show locomotion, or locomotion occurs with the help of filamentous structures called cilia, या तो cilia की मदद से हो सकता है locomotion, और whip like structures called flagella। in case of यूग्लिना, तो यूग्लिना में फ्लैजेला होते हैं मूवमेंट करने के लिए, लोकोमोशन के लिए, और एम्यूबा में होते हैं सीडोपोडिया। तो इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की मदद से ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, ये मूवमेंट शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स और भी देखेंगे इस किंगडम की, तो लेकिन ये आप अभी याद रखेंगे कि इस किंगडम में जब भी आप या आप अपनी क्लासेस में आप लोगों ने अगर इनमें से किसी का नाम पहले सुना होगा, जब एमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, तो अब आप याद रखेंगे कि जब भी आप इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को आगे पढ़ेंगे तो आपको ये किंगडम याद आना चाहिए कि ये इस किंगडम से बिलोंग करते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, ओके। अब इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इस किंगडम का, सम ऑफ देम आर हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि इस किस्म के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो कैसे अपनी खुराक हासिल करते हैं और कैसे उस खुराक को इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, दैट इज प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज देयर यूटिलाइजेशन, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर लेना, ग़िज़ा को बॉडी के अंदर लेना और उस ग़िज़ा का इस्तेमाल करना अपनी बाकी जो काम होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं बॉडी के अंदर, तो उन एक्टिविटीज़ को अंजाम देना, परफॉर्म करना। तो ये इसी फूड की वजह से फिर होता है, जो हम फूड बॉडी के अंदर लेते हैं और उस फूड का इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अच्छा, तो इस किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे फूड हासिल करते हैं, तो इनमें से कुछ होते हैं ऑटोट्रॉफिक, जो कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, कुछ होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी खुराक खुद तैयार न कर सके, बल्कि ग़िज़ा के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट हो, दूसरे पे दारोमदार रखता हो, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस किंगडम में कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि खुद अपनी खुराक तैयार करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल इसकी दे देता हूँ। इसमें अगर हम देखेंगे एक एग्जांपल, इसमें एक एक्सेप्शनल केस इसमें है ये यूग्लिना। यहाँ पे आप जो मैंने आपको ये डायग्राम दिखाई इस ऑर्गेनिज्म की, यूग्लिना,
ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है पूरी लिविंग किंगडम के अंदर, और भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो यूग्लिना एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी। देखिए क्यों, इसकी बॉडी में होता है प्रेजेंट क्लोरोफिल, जो कि प्लांट्स में भी होता है, जिसकी वजह से वो खुद खुराक तैयार कर सकते हैं। तो ये क्लोरोफिल इसकी बॉडी में होता है, इसकी वजह से या इसकी मदद से ये खुराक खुद तैयार कर सकता है। तो दिन को ये यूग्लिना दिन को अपनी खुराक खुद तैयार करता है, लेकिन रात को ये हेटेरोट्रॉफिक बन जाता है, रात को ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर भी फीड करता है। देखिए इसका एक फीचर एनिमल्स से भी मिलता है। जैसे कि आपको पता होगा एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता। कोई भी आप किसी भी एनिमल की अगर आप बात करेंगे, उसकी जो बॉडी में जो सेल्स होते हैं उन सेल्स में सेल वॉल नहीं होता। और इसी तरह इस यूग्लिना के वॉल में इस सेल के बाहर भी कोई वॉल नहीं होता। तो ये फीचर इसका एनिमल से मिलता है। और जैसा कि इसकी बॉडी में क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं, तो ये उसकी वजह से क्या कर सकते हैं, ये उसकी वजह से खुराक तैयार कर सकते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट्स की मदद से या क्लोरोफिल की मदद से ये खुराक भी तैयार कर सकते हैं। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है। तो याद रखेंगे आप, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं, फिर अलग नाम देते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक तैयार भी करता हो और कभी दूसरों पे भी डिपेंडेंट रहता हो, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉपिक यानी कि ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक। अगर एक ही ऑर्गेनिज्म दो तरह के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता हो, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक। तो ये यूग्लिना ऐसा करता है। तो हेंस वी से दैट इट इज हैविंग बोथ ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरली होते हैं, हाउ डू दे रिप्रोड्यूस, ये कैसे रिप्रोडक्शन कैसे शो करते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जनरली इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि अगर इनको अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी हो, रिप्रोड्यूस करना हो, नए ऑफस्प्रिंग्स को बनाना हो, तो ये एक ही पेरेंट यहाँ पे नीड होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल, कि जहाँ पे एक ही पेरेंट से कोई ऑफस्प्रिंग बन जाए या पैदा हो जाए, तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं, या ये कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, एसेक्सुअल। इसमें आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एमीबा है। तो एमीबा जो है ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का बना होता है। अगर इसकी बॉडी में अगर अब इसको दो बनाने हो, यानी कि ये खुद तो एक सेल है, अगर इसको रिप्रोड्यूस करना हो, एक से दो बनाने हो, तो क्या करता है, इसमें एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं फिशन, FISSION, फिशन। फिशन का मतलब क्या हो, तो फिशन एक तरह का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है कि ये एम्यूबा एक जो है ये डिवाइड होता है और प्रोड्यूस करता है दो नए सेल्स, यानी कि एक सेल से दो नए सेल्स बनते हैं। तो हेंस वी से दैट इट हैज रिप्रोड्यूस्ड, तो इसने रिप्रोडक्शन की है। तो जब एक सेल डिवाइड हो और उससे दो बन जाए, तो ऐसे मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं फिशन। और फिर इसको हम बोलते हैं, जनरली एक किस्म होता है इस फिशन का, इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, it is that type of fission in which a cell gets divided to form two new daughter cells, कि एक सेल डिवाइड होके दो नए डॉटर सेल्स अगर बनाए, तो इस टाइप ऑफ फिशन को हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी मीन्स जिसमें दो बन जाए। तो ये बाइनरी फिशन भी जो है ये भी एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो ये है इनका मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन, यानी कि ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, इनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, इनको हम कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में आने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनको हम अलग अलग तरीके से
क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। नंबर फर्स्ट कैटेगरी इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक कैटेगरी इनकी है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ का अगर हम एक कैरेक्टर देखें, इनका जो जनरली मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज जनरली हेटेरोट्रॉफिक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो कहलाता है कि जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो, लेकिन जो वो फूड बॉडी के अंदर लेता हो वो होना चाहिए सॉलिड, इन सॉलिड फॉर्म। तो सॉलिड फूड जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से बॉडी के अंदर लेता है या उस पर फीड करता है, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्रोटोजोआ जो ग्रुप इस किंगडम प्रोटिस्टा का एक ग्रुप, इसको हम कह सकते हैं कि इस ग्रुप में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो जिनका जनरली कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक। तो इसमें एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, 2-4 एग्जांपल्स है इसके। एक तो है ये एमीबा, ये भी इसी में आता है। पैरामीशियम, तो ये यहाँ पे जो आपने अभी देखा, तो ये पैरामीशियम भी इसी ग्रुप में आता है। इसी तरीके से है एक और जियाडिया है, जियाडिया इसी तरीके से है ट्रिपैनोसोमा। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दिस ग्रुप विच इज कॉल्ड प्रोटोजोआ। और किंगडम प्रोटिस्टा की हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसके बाद एक और ग्रुप इसमें आता है जिनको हम बोलते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स, तो दे आर जनरली सैप्रोफिटिक। तो ये जनरली होते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ये वो तरीका होता है खुराक हासिल करने का कि जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी सड़ी हुई या डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करता है, यानी कि कोई चीज़ कहीं पे डेड होती है, कोई जानवर या कोई प्लांट बॉडी डेड हो या मुर्दा हो या मर गई हो या कोई एनिमल मर गया हो कहीं पे, तो वो जब डिकम्पोज होना शुरू कर देता है, जब वो डिके होता है, सड़ जाता है, तो वहां से इस सड़े हुए या मरे हुए ऑर्गेनिजम्स पे अगर कोई और ऑर्गेनिज्म फीड करता है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ और सैप्रोफाइट, जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जिंदा रहता हो, वहां से खुराक हासिल करता हो। तो इस ग्रुप में आते हैं जनरली यही सैप्रोफिटिक और सैप्रोफाइटस, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फाइसेरम। फाइसेरम, तो फाइसेरम इसकी एग्जांपल है। एक और ग्रुप इसमें आते हैं, तो उनका 2-3 ग्रुप्स के नाम मैं अलग देता हूं। एक तो होते हैं क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स। यहाँ पे आप देखिए, अभी मैंने आपको बता दिया था कि इसमें कुछ तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। तो ये जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, यूग्लिनाइड्स होते हैं, तो ये जनरली होते हैं फोटोसिंथेटिक। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है फोटोसिंथेटिक, और ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक, अपनी खुराक खुद तैयार करने वाले ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में पाए जाते हैं। इनकी क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनाइड्स, और यूग्लिनाइड्स में ही आते हैं ये यूग्लिना। तो यूग्लिनॉइड्स ग्रुप जो है वो यूग्लिना इसमें आते हैं। तो ये तो था क्लासिफिकेशन, किंगडम प्रोटिस्टा कैसे हम क्लासिफिकेशन इनकी करते हैं कि किन किन ग्रुप्स में ये क्लासिफाई होते हैं। ठीक है, तो आज हम किंगडम प्रोटिस्टा को यहाँ इस टॉपिक में आपको पढ़ाया है। तो उम्मीद है कि आपने इस सब को, इस लेक्चर को समझा होगा, पढ़ा होगा। और इसमें एक और गुजारिश हम करेंगे आपसे कि ये जो बोर्ड पे लिखा गया था, तो इसका आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं और आप खुद भी नोटिस तैयार कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।